दोस्तों, हम आपको वसजे पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो इंतहाई अहम टॉपिक पर है। और वो टॉपिक ये है कि स्वीडन में आप किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह अपनी कंपनी बना सकते हैं। और इस अहम टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है नरेश कुमार साहब को। नरेश कुमार जो हैं वो केटीएच, जो स्वीडन की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तालीम ले चुके हैं। इसके साथ साथ स्वीडन में बहुत बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे नौजवानों को जो है वो बिजनेस आइडियाज, बिजनेस प्रपोजल्स बनाना और कंपनीज रजिस्टर करवाना और उनके जो बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनमें हेल्प करना, वो शुरू करवाना, वो सारा काम कर चुके हैं। तो वो इस एरिया में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। तो आइए नरेश कुमार से जो है वो बात करते हैं। नरेश कुमार, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं भी ज्वाइन करके और लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच नरेश। और सबसे पहले जो सवाल है, जिस तरह का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, कि स्वीडन में जो कंपनीज हैं वो किस किस्म की कंपनीज होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं? स्वीडन में जो मेन कंपनीज हैं वो वैसे रजिस्टर तो जो है वो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपकी चार किस्म के आप कर सकते हो ना, जी। जिसमें ये है कि आप एज अ सोल ट्रेडर इंग्लिश में है, या यहाँ पे स्वीडिश में उसको एनखिल फर्मा कहते हैं। इसका मतलब कि उसका एक ही ओनर है उस कंपनी का। और ओके। दूसरी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि काफ़ी दुनिया के हर मुल्क में इस टाइप की कंपनियां जो है ना वो होती हैं। और यहाँ पर भी ये काफ़ी कॉमन कंपनी है ना, एबी, जिसको भी अक्तिबुलाग स्वीडिश में कहते हैं, या एबी करते हैं ना। फिर उसके बाद दो और टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो हम रजिस्टर कर सकते हैं। एक है एचबी और दूसरी है केबी। बट वो जो है वो जिस टाइप्स के बिजनेस हमारी कम्युनिटी में रजिस्टर किए जाते हैं, या जो हम पाकिस्तान से जो लोग आके यहाँ पे करते हैं, उसमें इनका बहुत ही कम यूज़ है ना। तो हमारा जो आज का मेन फोकस है वो एनखिल फर्मा और अख्ती बुलाग या एबी कंपनी के ऊपर होगा हमारा। अच्छा जी। तो अगर मैं आगे ये इसी को ही लेकर एक सवाल पूछूं, जो सोल ट्रेडर कंपनी है, जो एनफील्ड फिर्मा है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? किसी को भी ये कंपनी क्यों शुरू करना चाहिए? देखें, जो सोल ट्रेडर कंपनी है ना, उसमें जो है वो आपकी जो टैक्स सिस्टम जो इनका होता है ना, वो बहुत ही लीनियर होता है। मतलब कि उसमें एक ही टाइप ऑफ टैक्स है। आपने एक सेल की और जो आपका खर्चा है वो निकाल के बाकी जो भी कंपनी को मुनाफा है, जो फायदा है, उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स लगता है। तो इसका जो है ना वो टैक्स सिस्टम बहुत ही ईजी है। और दूसरा इसका एक ये भी फायदा है कि काफी लोग होते हैं जो यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं बिजनेस के ऊपर ना, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें ये है कि आपका, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि इसमें बहुत ही जो है वो सिस्टम लीनियर है। तो जब आप अप्लाई करते हो, जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका केस को देखता है ना, उसको भी बहुत ही, मतलब कि हर चीज सीधी और सादी समझ में आ जाती है कि भाई इसका टैक्स सिस्टम क्या है ना। और एबी कंपनी में फिर ये होता है कि वो भी आप कर सकते हो उसके हिसाब से भी, पर उसमें फिर जो है वो इंश्योरेंसेस और टैक्स सिस्टम जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो वो उसके जो है आपके केस के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो हमने जब भी किसी को सजेस्ट किया है, जो भी एक बंदा वर्क परमिट या बिजनेस वीजा के प्रोसेस में है, तो हम उसको हमेशा एनखिल फर्मा ही रिकमेंड करते हैं। अच्छा जी। अगर फॉर एग्जांपल कि जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ, सेटलर हूँ अभी, तो अगर मुझे कंपनी शुरू करना चाहिए तो मुझे एबी या एनखल फिर्मा में, मतलब कि क्या सोचना चाहिए, या एबी कंपनी के जो है वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या बेनिफिट दे सकती है? अगर आप यहाँ पर सेटल्ड हैं, आपका वीजा का कोई वो नहीं है, तो मैं हमेशा एबी कंपनी ही रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि एबी कंपनी में जो है वो आप जो है ना वो जो टैक्स सिस्टम, जैसे मैंने कहा, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। बट उसमें आपका जो है ना वो टैक्स थोड़ा सेव भी होता है। एबी कंपनी का जो टैक्स मॉडल है ना उसमें, तो वो आपको जो है ना वो जो भी अमाउंट आप इन द एंड जो आपका प्रॉफिट है, उसमें आप कुछ अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स कम देना होता है, कुछ अमाउंट में वही टैक्स देना होता है जो आप सोल ट्रेडर या एनखिल फर्मा में देते हो। तो ऑफ कोर्स टैक्स जो है ना वो सेविंग है उसकी। लेकिन ये है कि उसके अलावा फिर प्रोसेस वो कॉम्प्लेक्स होता है, कि जैसे क्योंकि टैक्स सिस्टम यहाँ का, स्वीडन का, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आपको उसके हिसाब से हर चीज करनी पड़ती है। बट ऑफ कोर्स अगर आपका वीजा का इशू नहीं है, आपका प्रोसेस इमिग्रेशन या माइग्रेशन वर्कर जो हम यहाँ पे कहते हैं, उसमें नहीं है सिस्टम, तो मैं ये फिर तो ऑफ कोर्स आप एबी पर ही जाएं, क्योंकि उसमें आपका टैक्स सेविंग भी होता है।
जी, थैंक यू। मगर जिस तरह आज हमारा जो मेन फ़ोकस है वो उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे कोई जो यूरोपियन कंट्रीज़ से स्वीडन में आते हैं, तो किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको मीट करनी चाहिए? कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए ना, अगर स्टूडेंट है तो अगर कोई ऐसे एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया है ना, तो ऑफ कोर्स उसके लिए रिक्वायरमेंट जो लॉ के हिसाब से आपको कम से कम एक सेमेस्टर यहाँ पर अपना फिनिश करना होता है ना। 6 तो एक महीने। सेमेस्टर जो है वो आपका बनता है 30 क्रेडिट का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए आए हो ना, तो आपको एक सेमेस्टर यहाँ पर पढ़ना है ना। उससे पहले आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर कंपनी रजिस्टर कर तो लोगे, लेकिन ये है कि फिर उसके ऊपर आपका वीज़ा इश्यू वो सारा आगे जाके मसला होगा। ऑफ कोर्स कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप ना करो, लेकिन ये है कि वो नहीं करना चाहिए एज़ अ स्टूडेंट। जब तक आपका एक सेमेस्टर पूरा नहीं होता है, 30 क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएँ, उसके बाद आप ये कंपनी रजिस्टर कोई भी करके आप फिर आगे अपना प्रोसेस जो वीज़ा प्रोसेस है वो आराम से आप उसको कैरी आउट कर सकते हो। अच्छा जी। एक मतलब कि सेमेस्टर का मतलब ये है कि 30 क्रेडिट होने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि जिब्रान आया है स्वीडन में, अगर मैं 30 क्रेडिट 1 साल में करता हूँ या 6 महीने में करता हूँ, जब तक 30 क्रेडिट नहीं होंगे, मैं जो है कंपनी या बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वो उससे पहले आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो आगे जाके आपका वही फिर इश्यूज़ आ जाएँगे सारे, तो कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। ऑलवेज़ क्योंकि स्वीडन जो है वो लॉज़ और जो इनके परमिट हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप उनको फॉलो करें और फिर जो है वो उसी हिसाब से आप चलें। अच्छा जी, तो फिर रिक्वायरमेंट्स जो आपने पहले एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें क्या मतलब कि स्टार्ट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? अब जो स्टार्ट करने के लिए ना आपको ऑफ कोर्स जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है आपका ना, जो प्रोसेस है उसका, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप की जो है ना कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हो या कैसे है ना वो सारा। और फिर आपको ये भी देखना होता है कि भाई जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर हो तो आपको उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि भाई मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो अपना प्रूफ देना होता है आपने ना। वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देखो। और दूसरी चीज़ ये भी है जो जी, इनका कंपनी रजिस्ट्रेशन जो इनका डिपार्टमेंट है उसको बोलॉक्स वर्कत कहते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर उनको देने होते हैं। फिर ये ओके। होता है आप एज़ अ कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपको ऑफ कोर्स उसके लिए जो टैक्स है सिस्टम है उसके लिए भी रजिस्टर होना चाहिए, तो वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर आप जो है वो यहाँ पर ना काफ़ी बिज़नेस मोस्ट 90% बिज़नेस जो है वो वीएटी बेस्ड होते हैं, जो आपके वैल्यू एडेड टैक्स या यहाँ पर स्वीडिश में जिसको मोम्स कहते हैं हम। तो वो भी जो है ना वो उनको देना पड़ता है। इस्काते वर्कत यहाँ टैक्स सिस्टम जो है उसको हम इस्काते वर्कत का उनका नाम है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स आपकी कंपनी का अकाउंट भी होगा, तो वो बैंक से आपको देखना होता है कि भाई कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ कैपिटल आपको रखना होता है, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे एनखिल फर्मा और एबी। तो एनखिल फर्मा जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपको कोई भी इनिशियल कैपिटल शो नहीं करना होता है रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप अक्ति बुलाग या एबी कंपनी रजिस्टर करते हो, तो फिर आपको जी। पहले 25,000 जो है वो उनके अकाउंट में डिपॉज़िट करने होते हैं, तभी आपका बैंक अकाउंट जो है कंपनी का खुलेगा। और जब तक आपका कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ये जो बुलॉक्स बरकत है वो कंप्लीट नहीं करेगी। तो मतलब कि जो प्रोसेस है वो बुलॉक्स बरकत से शुरू होता है, बीच में फिर वो जाता है बैंक पे, बैंक उसको अप्रूव करती है, फिर बुलॉक्स बरकत जो है वो उनको फाइनल कर कर आपको एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देगा कि अभी आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। अच्छा, और ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ये आपस में मिली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा मतलब कि जुगाड़ी रास्ता कर लूँ कि ब्लॉकबस्टर में जाके कह दूँ कि मैंने अकाउंट बनवा लिया है, आप रजिस्टर कर दो। तो ऐसा होता है या ये हर चीज़ अब ऑनलाइन है और सबको पता लगता रहता है कि कहाँ पर क्या स्टेटस है? ये हर चीज़ कनेक्टेड है, वही जो है ना उसी चीज़ के ऊपर हम आ रहे हैं ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी होती है, ये वर्क समिट करके जो है ना वो एक है, हाँ, ओके। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाको लॉगिन बनाओगे, तो बोलॉक्स वर्कित, इस्काते वर्कित और बैंक का जो है ना वो सारा सिस्टम यहाँ पर है वो। ऑफ कोर्स आप बैंक को अलग ओके। से कांटेक्ट करोगे, लेकिन जब बैंक आपको वो दे देगा एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट फिर यहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाएगा सारा आपका। ओके। और जो आपने अमाउंट कही एबी कंपनी के लिए, जो जो मुझे समझ में बात आई, जो सोल कंपनी है उसके लिए कोई मतलब कि अमाउंट की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, मगर जो एबी कंपनी है उसके लिए 25,000 की ज़रूरत है।
जी, बिल्कुल। स्वीडिश एबी करोन। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको 25,000 अकाउंट में आप दोगे तो फिर बैंक आपको वो सर्टिफ़िकेट देगी, अदरवाइज़ बैंक आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देगी। अच्छा, वो पैसे फिर बैंक में ही रखे रहेंगे या फिर वो दोबारा मैं निकाल के और बिज़नेस में लगा सकता हूँ? नहीं, वो फिर जो है ना वो पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके बैंक अकाउंट में। जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, तो फिर जब आपका अकाउंट ओपन होगा, वो जो है ना वो फिर उसमें जाएगा डायरेक्ट उसमें। ओके, इसका फिर वो मतलब यूज़ कि हो वो सकते जो हैं मतलब। 25,000 क्रोन है, वो आपके कंपनी के हो जाएँगे, फिर वो आपके प्राइवेट नहीं होते वो। ओके, ओके, ओके। मतलब वो 25,000 कंपनी के हो जाएँगे, तो वो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं जब यूज़ करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब कि रीज़न चाहिए वो कंपनी में यूज़ करने के एग्ज़ैक्टली, लिए। या तो आप कंपनी के लिए आप कोई चीज़ खरीद कर रहे हो या कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम, कुछ भी कंपनी के ऊपर आप उस चीज़ को दिखा सकते हो। ओके, ओके। और इसके साथ-साथ एडिशनल क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह हमारे बहुत सारे दोस्त इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश से वो मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, फ्रांस में हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं और वहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो स्वीडन आना चाहें, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? उनके लिए भी यही होगा या उनके लिए कुछ अलग शराइत हैं? उनके लिए जो है ना वो रूल तो वही है, लेकिन यहाँ पर जब वो आएँगे ना, तो उनको कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है कि ठीक है भाई, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इटली या ग्रीस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, कि भाई कोई एक है जो उसके पास इटली में सारे डॉक्यूमेंट हैं और फिर वो स्वीडन आ गया ना, तो वो जब वो एक कंपनी रजिस्टर करेगा ना, तो सबसे पहले आपको, अगर आप यहाँ पर हो, जैसे हमने बात की ना कि भाई इस खाते बरकत में, या अगर आप स्टूडेंट हो, जब आप एज़ अ स्टूडेंट आते हो, तो आपको एक अपनी पर्सनल आईडी यहाँ पर मिलती है ना, आईडी नंबर आपको मिलता है। तो वो है, अगर आप यहाँ पे सेट हो तो ऑलरेडी आपके पास वो आईडी नंबर है। तो ओके। जो बंदा हुँ। बाहर आएगा ना, सबसे पहले उसको एक आईडी नंबर यहाँ पर चाहिए और वो आईडी नंबर आपको इस खाते बरकत से मिलता है। ओके, हाँ। और तो इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर आके स्टार्ट करता है बिज़नेस या करना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपना कोई हेल्प करती है या ऐसा कोई कोई भी मतलब के बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती हो? गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना वो पूरा, जैसे आपको पता है कि कम्यून सिस्टम होता है ना सारा। तो हर कम्यून अपने हिसाब से ना इनकरेज करती है लोगों को कि भाई आप अपने बिज़नेस खोलो, क्योंकि ये स्वीडन को इतना बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। यहाँ पर ना इंडिविजुअल बेस पे लोग बोलते हैं कि भाई आप अपना काम करें, बिज़नेस आप चलाएँ अपना और हम आपकी हेल्प करते हैं। तो कम्यून में अब हर कम्यून का एक डिफरेंट बजट होता है या एक डिफरेंट उनकी क्या कहते हैं अप्रोच होती है, जो भी है वो उसके हिसाब से वो आपको हेल्प करते हैं। जैसे मैं स्टॉकहोम में हूँ, तो स्टॉकहोम कम्यून का बहुत बड़ा इनके ना प्रोग्राम्स होते हैं, जो अपने जो स्टॉकहोम कम्यून में जो लोग रजिस्टर हैं, ये उनको एनकरेज करते हैं कि अपना बिज़नेस खोलें, और कम्यून ने जो बिज़नेस एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रखा है। तो आप जो है वो अगर स्टॉकहोम कम्यून में रजिस्टर्ड हैं, तो आप फ्री में जो है ना वो एडवाइस ले सकते हैं। जिन-जिन एडवाइज़र से कम्यून ने कॉन्टैक्ट कर रखा है। तो आप जाएँ उनको बहुत बोलें बढ़िया। कि भाई हाँ। मैंने कंपनी रजिस्टर करनी है, तो वो आपको जो है वो उनका जो भी गाइडेंस है वो आपको देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो वो आपको सारा सिखाएँगे कि कौन से परमिट चाहिए आपको, क्या चाहिए। अगर आप एक कोई भी डिलीवरी सर्विसेज़ कंपनी ओपन करना चाहते हैं, उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। बट वो जो है वो आपकी इनिशियली हेल्प करेंगे ना, बट इन द एंड फिर हर चीज़ आपको खुद को ड्राइव करनी होती है। तो आप मतलब कि वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट इन द एंड आपको जो है वो हर चीज़ अपना पता होना काम चाहिए खुद कि किस करना है। तरीके से करना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, करना खुद है मतलब कि वो जो आपको गाइडेंस चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी और वो कौन-सा ऑफ़िस जाना पड़ेगा? कम्यून का ऑफ़िस कोई दूसरा है या इसकाते वरकत ही जाना पड़ेगा हमें? नहीं, कम्यून का ऑफिस डिफरेंट होता है। इस्काते वर्क का तो पूरा उसका है ना, गवर्नमेंट का है। ओके। तो जो जैसे मैं स्टॉकहोम में हूँ, तो मैं स्टॉकहोम कम्यून की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर जाऊँगा, रजिस्टर करूँगा। यहाँ पर जैसे कि हर चीज़ ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन है ना सब कुछ, क्योंकि पेपर वर्क तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आप ऑनलाइन जाएँ, बुक करें और फिर वो आपको पूरा गाइड करते हैं वो लोग। ओके। ये आगे बढ़ने से पहले अब नेक्स्ट सवाल ये है कि टैक्स का क्या सिस्टम है? मगर उससे पहले एक सवाल ये कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कॉन्टैक्ट करता है या कोई भाई हमारा दूसरे मुल्कों से आके आपसे कॉन्टैक्ट करता है, तो आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? मतलब कि बिज़नेस प्रपोज़ल बनाने में या बिज़नेस स्टार्ट करने में या कुछ ऐसी चीज़ें? जी, बिल्कुल, हमने तो काफ़ी लोगों को यहाँ हेल्प करी भी है, तो बिज़नेस प्रपोज़ल भी बनाकर दिए हैं और उनका पूरा एक जो प्रोसेस है, वो भी हमने देखा है। क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, उनको
स्वीडिश में भी मसला होता है। बहुत सारी जो इनकी कम्युनिटी या गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो उनकी अपनी ज़बान स्वीडिश में ही होती हैं, तो वहाँ पर भी हमने लोगों की बहुत हेल्प की है। और किसी को भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्रपोज़ल हो या रजिस्ट्रेशन हो या इस्काते वरकत में कुछ भी हो, तो बहुत सारे लोगों को हमने कराया। 30-40 से ज़्यादा कंपनियाँ हमने रजिस्टर करवाई है ना यहाँ पे लोगों की। अच्छा, लेकिन ये है कि बेहतरीन। अगर और किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि भई कम से कम भई क्या स्टार्ट करना है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होंगे, वो फिर हम उनकी सारी हेल्प करेंगे ना। चलें, थैंक यू सो मच। मगर नाज़रीन, अब हम ये करेंगे कि इस पॉडकास्ट के जो डिस्क्रिप्शन में है, वो हम नरेश भाई का पूरा कॉन्टैक्ट देंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई डायरेक्ट सवाल है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो वो भी सवाल हम नरेश से पूछ के आपको जो है वो कमेंट के ज़रिए उनका भी जवाब देंगे। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि टैक्स का जो सिस्टम है, वो यहाँ पर क्या होता है? टैक्स सिस्टम इनका जो है वो यहाँ पर इस तरह होता है कि हमने इनको थोड़ा-सा ये यहाँ पे स्लाइड में पॉइंट आउट भी किया है कि यहाँ जी। पर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं यहाँ पर ना। एक अगर हम देखें, तो अगर आपकी कंपनी है, तो एक कंपनी का टैक्स होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी ने कितना सेल किया, फिर उसका एक्सपेंस हो गया, जो भी बचता है आपको फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है ना। ये एक आपका कॉर्पोरेट टैक्स टाइप जो है वो भी हो जाता है ना। तो वो भी अप्रॉक्सिमेटली आपका 22% होता है। लेकिन ये कि ये डिफरेंट है, क्योंकि कम्युन टू कम्युन भी कॉर्पोरेट टैक्स आपका बहुत वेरी करता है ये। फिर दूसरी चीज़ होती है वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपका जो मोम्स यहाँ पर होता है ना। अच्छा, मोम्स जो होता है वो इस्काते बरकत का होता है ना आपका। तो अगर आप ओके। मोम्स ले रहे हो ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मोम्स आपको वापस करना होता है इस्काते बरकत से को। तो ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, कि वो सेल करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 100 करोड़ की कोई चीज़ बेची है ना, अगर उसके पास ओके। 25% का मोम्स है ना, तो वो उसको 100 करोड़ नहीं है, उसमें उसके वही है 25%, तो इस्काते बरकत का है उसमें। वो ओके। हुँ। एग्ज़ैक्टली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 30 करोड़ की चीज़ लेकर 100 में बेची है, तो उसको 70 नहीं बच रहे हैं, 25% उसमें मोम्स है। तो उसके ओके। हिसाब से जो है ना वो प्राइसिंग भी उसी हिसाब से आपको करनी होती है ना। तो ये थोड़ी-सी अकाउंटिंग की जो है ना वो इनको देखना पड़ता है ना। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसकी हेल्प करेंगे, किस तरह के होता है ना। अब काफ़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनका जो है ना वो वीएटी फ्लैट होता है, 20% ओके। या 15%। लेकिन स्वीडन में इस चीज़ का भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, उनका फ्लैट नहीं है। उनका जो स्टैंडर्ड रेट है वो उनका 25% है, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर जो है वो उनका कम 25% है। नहीं है। जैसे फूड हो ओके। गया, होटल्स का बिज़नेस है उसमें 12% है, बुक्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी बिज़नेस उसमें 6% है। तो आपने जो है वो पूरा का सारा एक देखना होता है कि किस तरह है। उसके ऊपर फिर आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका आता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एम्प्लॉइज़ अपने पास हायर किए ना, आप उनको सैलरी देते हो, लेकिन उस सैलरी के ऊपर भी आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, या हम जिसको एम्प्लॉयर टैक्स भी बोल सकते हैं ना, वो ओके। इनका हुँ। स्टैंडर्ड है 31.42 है। हो सकता है ये भी कम्युन टू कम्युन जो है ना वो कहीं पे डिफरेंट है, क्योंकि अब सारे स्वीडन की कम्युन की लिस्ट जो है ना वो हमने नहीं रखी है। लेकिन ये है कि हम अपने हिसाब से देख कर ना उनको बता देते हैं कि भाई कितना है ना। लेकिन ऑफ कोर्स जो बंदा जिस कम्युन में बिज़नेस रजिस्टर कर रहा है, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई वो कितना है ना। हाँ। और और फिर जो है वो आपका आता है पर्सनल इनकम टैक्स आता है। जो भी मतलब अगर आप जितना भी आप अर्न कर रहे हो एज़ एन एम्प्लॉयी, वो भी आपको 30%, वो भी एप्रोक्सिमेटली 30% ही है, लेकिन आपको उस हिसाब से फिर देना पड़ता है वो भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्काते बरकत को, या जो टैक्स सिस्टम है, उसको 2 किस्म के टैक्सेस या कंट्रीब्यूशंस जाती हैं। एक जो एम्प्लॉयर और एक जो एम्प्लॉयी। मिसाल की बात है, अगर मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह 30,000 है, तो मैं भी टैक्स दूँगा और उस 30,000 पर आप भी टैक्स दोगे। एग्ज़ैक्टली, ओके। तो मतलब ये है कि अगर कोई किसी को हायर करना चाहता है, एम्प्लॉयी बनाना चाहता है, तो उसको वो कीमत भी नज़र में रखनी होगी जो सैलरी के बाद कंट्रीब्यूशन देना है टैक्स ऑफिस को। एग्ज़ैक्टली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी को 10,000 करोड़ सैलरी दे रहा है ना, तो वो 10,000 नहीं है, वो कंपनी को उसके ऊपर भी टैक्स देना होता है। वो 32% जो है ना उसके ऊपर भी देना होता है। तो वो कंपनी को ज़्यादा में, वो 10,000 में नहीं है कंपनी, वो कंपनी को उसका टैक्स देना है, फिर उसकी इंश्योरेंसेस, क्योंकि यहाँ पर ना कॉर्पोरेट जो लॉज़ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आपको अपनी जो एम्प्लॉयी होते हैं उनकी इंश्योरेंस भी पे करनी होती है, या जो भी एक्स्ट्रा उनके यूनियन के भी होते हैं वो भी अगर करनी होती है ना आपको। तो वो भी एक्सपेंसेस आपको काउंट करने होते हैं।
लेकिन ये कि यहाँ की जो अपनी वेबसाइट है, जो इनकी गवर्नमेंट की वर्कसाउंड की, उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप किसी को ओके। हायर कर रहे हो तो आपको वो टोटल कितने का एम्प्लॉय जो है वो आपका एक्सपेंस में आएगा, वो तो वो आप आराम से काउंट कर सकते हो, उसमें कोई मतलब कि वो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिब्रान नरेश भाई की कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी 30,000 है, तो इसका मतलब आपके पास कम से कम 40-45,000 होने चाहिए, तब आप मुझे 30,000 सैलरी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। ओके। मतलब कि इसकाते बरकत या टैक्स ऑफिस है, वो दोनों तरफ से जो है वो मिठाई आपसे भी खा रहे हैं और एम्प्लॉय से भी टैक्स लेकर खा रहे हैं, हाँ, वो उनको दोनों या तरफ लगा से। रहे हैं, चलें। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो है, उनको जो है तकरीबन उतना ही जाएगा रफली जितना एम्प्लॉय के पास आता है टैक्स जितना काटने एम्प्लॉय के के बाद। पास आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतरीन, वही होता है। बेहतरीन। तो अच्छा नाजरीन, अब ये जो है टैक्स सिस्टम भी हमने समझ लिया, कंपनीज किस तरह रजिस्टर होती हैं और किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होती हैं वो भी समझ लिया, और क्या क्या टाइप्स हैं वो समझ लिए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाने से पहले, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो मेहरबानी करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एंड करने से पहले नरेश भाई, आखिरी सवाल, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको, कि क्या करना चाहिए, वो किस तरह जो है वो स्वीडन में आके जो रच बस सकते हैं? देखें, यहाँ पर जो है वो बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स अब हर जो है वो कोई, जैसे मैं खुद भी आया था, आप भी आए थे, हम तो एज स्टूडेंट के ऊपर आए थे, तो हमने अपने जो है वो डिग्री की, फिर हमने काम बिल्कुल। किया, हम आज भी वो काम भी कर रहे हैं, तो अपनी कंपनीज भी रजिस्टर की हैं, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं, तो वो भी है। तो आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स पहले, सबसे पहले तो आपके अपने जहन में एक आइडिया क्लियर होना चाहिए ना, कि भाई आपने कौन से डायरेक्शन में क्या चीज करनी है ना। सही है। तो अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, वेल गुड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलती है कंपनी स्टार्ट करने में, अपना बिजनेस करें। बट ऑफ कोर्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको देखनी होती है, लॉस फॉलोज करने होते हैं आपने। जॉब जॉब का इस तरह होता है कि वो इजी है, आप गए काम किया और फिर सैलरी आपको हो जाती है ना। कंपनीज में ज्यादा काम, अपनी कंपनी है तो उसमें काम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये कि सिस्टम यहाँ पर आपकी सपोर्ट के लिए है। हम अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स अगर आपको पॉसिबल है तो मैं ऑफ कोर्स यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी स्टार्ट करें, अपनी काम करें। फिर वो ऑफ कोर्स पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके लिए क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या ये ईमेल है यहाँ पर आप ईमेल करें तो वो भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलो, थैंक यू सो मच नरेश भाई। तो नाजरीन, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को देखें, समझें, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट डिटेल्स जो है हम अपना नरेश भाई की, वो भी हम इधर इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसके साथ साथ जो है वो, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, बाय।